हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे, एकदम मचा रहे होंगे जिंदगी के अंदर। सॉरी, लास्ट 4 डेज से ना कोई अपडेट है और ना कोई वीडियो है। आई नो दिस इज रिडिकुलस, बट क्या करूँ। एक तो ना मेरे गले में पिछले 2-3 दिनों से बहुत दिक्कत थी, मतलब बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से। आज थोड़ा सा मेरे को लगा कि बेटर है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आज आई हूँ। और उसके अलावा अब से वीडियोस जो है वो नेक्स्ट 10 तारीख तक, यानी कि 10 अगस्त तक वीडियोस बहुत कम आएंगी। आएंगी जरूर, ऐसा नहीं कि वीडियोस आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन बहुत कम आ पाएंगी। क्यों आ पाएंगी, उसका एक सिंपल सा रीजन मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर भी किया था लिंक कि एचपीएससी का एग्जाम जो कैंसिल हो गया था वो अभी 10 अगस्त को है। तो ये एग्जाम मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑफ माई लाइफ एंड फर्स्ट एग्जाम, जिसके लिए मैं बहुत डेस्परेट हूँ। और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सही हो जाए, तो मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। ये जो मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब के जरिए आप तक बातें पहुँचाने की, आप तक कंटेंट पहुँचाने का, वो मैं आगे बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से अगर मैं अभी शेयर करने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना मैं बोलने की कंडीशन में भी अभी नहीं हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी लाइफ में अभी सही नहीं चल रही, और वो चीज़ें अगर मैं सीरियसली अभी लेके चलती हूँ, जैसे कि मेरी जॉब, तो मैं इस क्लास में बहुत कम करवा पाऊंगी कंटेंट। और जॉब मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो सारी चीज़ें जो हैं वो साथ में लेके चलना, आप भी जानते हो कि हम एक ही लाठी से हर जानवर को नहीं हाँक सकते। शेर और भैंस में फ़र्क होता है। तो हाँ, वीडियोस में डालूंगी, ऐसी बात नहीं कि वीडियोस आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन थोड़ी सी कम आएगी। और आज मैं पीवाई की सीरीज डालने वाली हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जाएगी वो हमारी यूनिट को लेके आएगी, जो आदिकाल का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो मैं डाल दूंगी, जिसमें हमारा रासो काव्य वगैरह लौकिक साहित्य जो रहता है वो मैं डाल दूंगी, और आदिकाल हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोशिश करूंगी जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डालूं, लेकिन ये वीडियो जो है वो आज मैं डाल रही हूँ, कल ये अपलोड जाएगी ऑब्वियसली। मुझे पता है 4 दिन के बाद वीडियो आ रही है, कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, बट करूँ क्या। चीज़ों को अ, सारी चीज़ों को साथ लेके नहीं चल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मांग रही हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे ही चीज़ें सेट हो जाएंगी मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँ। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट जो है वो अभी नहीं हो पा रहा है। मैं इस एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस हूँ, दैट्स वाई मैं एक्चुअली मैं अभी उस प्रिपरेशन के अंदर, उसी माइंड सेट के अंदर चल रही हूँ। तो मैं सच बताऊँ तो मैं एडिटिंग तो क्या, मैं खोल के ही नहीं देख रही हूँ, ना तो कंटेंट को ना वीडियोज़ को, मैं देख ही नहीं रही हूँ। मैं बस अपनी इसी तैयारी में जुटी हुई हूँ, और मैं ये चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन अगर एक वीडियो हम एडिट करने बैठे, नॉर्मल वीडियो भी, ये पीवाई की सीरीज भी अगर मैंने एडिट की, इसमें 2 से ढाई घंटे लगे। कुछ नहीं करना है, फोटो खींचनी है, स्क्रीनशॉट लेने हैं, उसको वो करना है, फिर उसको एडिट जो करना है ना, वो काम बहुत पकाऊ भी होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फिर आप समझिए कि अगर मैं कंटेंट वाली वीडियो बना रही हूँ, जिसमें प्रॉपर मुझे टाइप भी करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें फोटो आगे पीछे चिपकानी भी पड़ रही है, तो वो मेरा 4 से 5 घंटे का टाइम खा जाती है। और ये चीज मैं सीरियसली, अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही होती ना तो मैं रिकॉर्डिंग भी करके दिखा देती, लेकिन 4 से 5 घंटे की रिकॉर्डिंग ना तो कोई देखेगा और ना ही मैं इस चीज को ज्यादा सुटेबल मानती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा यकीन कीजिए कि अभी चीजें साथ साथ जो है वो मैं नहीं लेके चल सकती। हाँ, वीडियोज आती रहेंगी और हम साथ के साथ करते जाएंगे। और जैसे ही मुझे प्रॉपर अच्छा टाइम मिलने लग जाएगा हर चीज़ के लिए, तो उस टाइम पे मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियोस मैं रेगुलर डालना जो है, कोशिश करूँ रेगुलर ही नहीं, एक दिन के अंदर 2 वीडियोस जो है मैं डालूँ। जितने प्रोमिस मैंने किए हैं या जितनी चीज़ें मैंने क्लासेस के अंदर बताई है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं करूँगी। रामचंद्र शुक्ल भी हम पढ़ेंगे, बच्चन सिंह भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मुझे बस स्क्रीनिंग टेस्ट होने तक का टाइम थोड़ा सा दे दीजिए। इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा। जितने लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, 7 लोग, 8 लोग, 18 लोग, 80 लोग, जितने लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है? तो करें आज की क्लास को शुरू। ठीक है, अगर कोई ज्यादा मैंने कुछ बोल दिया हो तो इग्नोर करना। थोड़ा गला भी खराब है, थोड़ी तबीयत भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है अपनी, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो आज की वीडियो में जो है हम अपनी पीवाई की सीरीज एक, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते, थोड़ा सा पानी पी लेते, गले में ना बहुत ज्यादा दिक्कत है।
पीवाईक्यू सीरीज के अंदर 2015 के 3 पेपर जो है वो हम कर चुके हैं। जून के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के दोनों पेपर कर चुके हैं और 2015 के दिसंबर के हमने द्वितीय प्रश्न पत्र हमने कर लिया है। ये मिस टाइप मेरे से हो गया है। अभी मैंने इसको एडिट करने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको वैसे ही कंफर्म कर दूं कि ये तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो हम करेंगे, यानी कि सेकंड शिफ्ट का जो है वो अ, तीसरा प्रश्न पत्र जो है वो हम करेंगे 2015 का। और इसी जो है वो पीवाईक्यू के साथ हमारी 2015 के जो पेपर्स हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, वो जो है हमारे हो जाएंगे। और अगले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2017 के करेंगे। 2016 के पीवाईक्यूज तो मेरे पास पड़े हैं लेकिन वो मेरी ये जो सोल्ड वाली बुक है इससे मैच नहीं हो रहे। वो मैं मैच करूंगी या वो उसका कंटेंट जो है वो ऐसा है कि आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन को अगर सोल्व अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हमको ऑप्शन की डिटेल्स भी ऐड करनी पड़ती है ना, वो आपको पता है। जैसा अभी मैंने बताया कि इन चीज़ों के लिए टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये चीज़ें बाद की हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 2017 के पीवाईक्यूज, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें कंटिन्यू जो है वो चलती जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि, अघोष जैसा कि हमने हिंदी भाषा वाली उसके अंदर किया था, अघोष जिसके अंदर हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता किसी भी चीज को बोलने के लिए, तो इसके अंदर जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा प, फ और फ। ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। ड और ढ के अंदर हमारे गले तक से आवाज आ रही, प में हमारे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जोर लग रहा है। ग और घ भी जो है वो सघोष है और द और ध भी है, लेकिन प और फ जो है उसमें हमें ज्यादा जोर या ज्यादा सांस को ऊपर या नीचे खींचने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो प फ जो है हमारे अघोष अघोष जो है ध्वनि। जिस ध्वनि के उच्चारण से गले से वायु निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा नहीं होता उसे अघोष ध्वनिया जो है कहते हैं। अघोष वर्ण है कौन कौन से देखिए, क, ख, च, छ, त, थ, त, थ, प और ठ और श और उसके अलावा श और स, ठीक है। श, श और स, ठीक है। ये जो है हमारे क्या है अघोष वर्ण, क्या है ये अघोष वर्ण, ठीक है। उसके अलावा सघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष का तो मैंने बता दिया कि जिनसे स्वर तंत्रियों के अंदर जो कंपन पैदा नहीं तो अघोष ध्वनि। सघोष कौन से हैं? प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और उसके अलावा क्या है य, र, ल, व, ह, श, त्र, य, ये वर्ण जो है वो क्या है सघोष है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और सघोष वर्ण जो अघोष जो है इसके अंदर श्वास का प्रयोग होता है, और सघोष वर्ण जो है अघोष के अंदर किसका प्रयोग होता है? अघोष के अंदर प्रयोग होता है श्वास का। और बात की जाए अगर सघोष की, तो सघोष के अंदर कौन सा किसका प्रयोग होता है? सघोष के अंदर नाक का प्रयोग होता है, ठीक है। अघोष के अंदर श्वास का और सघोष के अंदर नाक का प्रयोग होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कृति कौन सी है? तो इनकी है प्रवेशिका हिंदी व्याकरण, ठीक है। प्रवेशिका हिंदी व्याकरण 1918 के अंदर जो है ये प्रकाशित हुई है। रामदहीन मिश्र के द्वारा जो है ये लिखी गई कृति है। इसके अलावा विभक्ति विचार किसकी है? विभक्ति विचार 1911 के अंदर प्रकाशित हुई है। किसकी? गोविंद नारायण मिश्र की। किसकी है? गोविंद नारायण मिश्र, ठीक है। भाषा तत्व प्रकाश ये है विश्वेश्वर दत्त शर्मा की, ठीक है। और हिंदी व्याकरण 1920 के अंदर प्रकाशित होती है किसकी? ये है कामता प्रसाद गुरु की। इसकी है कामता प्रसाद गुरु की, दैट्स इट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चले, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये किस इतिहासकार का कथन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। ऑलमोस्ट ये जो थे ना 2000, आप ये मान के चलिए 2018 तक के जो पीवाईक्यूज है उनके अंदर ऑलमोस्ट आपको कथन और कोटेशन जो है वो रामचंद्र शुक्ल की मिलेगी, ऑलमोस्ट, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की है। उसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद जो है इन्होंने कृपाराम को माना। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? चिंतामणि त्रिपाठी को, ठीक है।
विश्वनाथ प्रसाद ने किसको माना? कृपाराम को। और डॉक्टर माफ कीजिए, बच्चन सिंह जो है इन्होंने भी चिंतामणि को ही माना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, बाकी देख के मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रखा है? तो ये रखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसने रखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को क्या कहा था? मेरे हिसाब से एक सेकंड। हाँ, रीतिकाल का नाम जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और रामचंद्र शुक्ल के अलावा किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, गिव सेकंड, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इन्होंने रीतिकाल को कहा था कलाकाल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। और उसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो है श्रृंगार काल किसने दिया था? रीतिकाल का नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देखिए, बालचंद विद्यावई भाषा दूह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी है? ये गिव मी सेकंड, आगे मैंने ना ये कोटेशन दी हुई है, मैं भूल गई थी, ऊपर से मैंने देखा नहीं। इसके अंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, इन्होंने रीतिकाल को कहा था उत्तर मध्यकाल। क्या कहा था? उत्तर मध्यकाल। इसके अलावा रीतिकाल को कहा दरबारी युग। किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। किसने कहा? राहुल साकृत्यायन ने। ठीक है, उसके अलावा रीति ग्रंथ काल किसने कहा? रीति ग्रंथ काल कहा श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। और इसके अलावा अलंकृत काल, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुआ। ठीक है, ये था। अब आगे चलते हैं। बालचंद विद्याई भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी है? तो ये काव्य पंक्तियां हैं विद्यापति। ठीक है, विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। उसके अलावा अभिनव जयदेव भी इनको कहा जाता है। और इसके अलावा कवि शेखर भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, और इसके अलावा खेलन कवि, खेलन कवि, पंचानन, दशानन, दशावदान, सॉरी, ये भी कहा जाता है। ठीक है, दैट्स इट। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा था। क्या कहा था? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला देखिए, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया? तो वो है पृथ्वीराज रासो का। ठीक है, शुक शुकी के द्वारा किया गया है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है इसको। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना किसने? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसके रचयिता कौन है पृथ्वीराज के? चंद बरदाई। कौन है इसके रचयिता? चंद बरदाई। ठीक है, कीर्ति पता के कौन है? कीर्ति पताका के है विद्यापति। बीसल देव रासो के कौन है? बीसल देव रासो के शायद नरपति नालय। ठीक है, और कुमार रासो के जो है वो है जगनीक। ठीक है, दैट्स इट। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? तो ये होता रहा है छेदन के अर्थ में। मूलतः किसके अर्थ में होता रहा है? छेदन के अर्थ में। ये घत्ता नहीं है, ये है धत्ता। ठीक है,
धत्ता शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में होता रहा है। ये धत्ता है क्या? यह एक प्रकार का छंद है। ठीक है, एक प्रकार का छंद बताया गया है जिसके विषम चरणों अर्थात कि पहले और तीसरे चरण के अंदर 18 मात्राएं, 18 मात्राएं और चौथे, दूसरे और चौथे चरण के अंदर जो है वो 16 मात्राएं होती है। ठीक है, धत्ता जो है वो इसको माना गया। और अंत में जो है वो क्या होते हैं? 3 लघु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 3 लघु। ठीक है, दैट्स इट। आगे देखिए, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ के अंदर हुआ? तो शब्द पंथ का पथ हुआ नाथ पंथ के द्वारा। और शब्दी नाम से एक ग्रंथ भी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गोरखनाथ के द्वारा। शब्द पद, शब्दी पद। ठीक है, इस प्रकार से। और गोरखबाणी गोरखनाथ के द्वारा ही, जो गोरखबाणी जो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा जो है वो की गई, गोरखनाथ, माफ कीजिए, गोरखबाणी जो है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा जो संग्रहित की गई थी, उसके अंदर जो है वो पद थे कुछ, उनको भी शब्द जो है वो कहा गया। ठीक है, अगला देखिए, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, सांच झूठ समझे नहीं ना किया कुछ विकार। उपयुक्त दोहा जो है वो किस कवि का है? तो ये है दादू दयाल का। ठीक है, दादू दयाल का है। दादू दयाल ने जो है वो एक पंथ की स्थापना की थी, दादू पंथ की। ठीक है, और इसके अलावा इनके कुछ शिष्य थे जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं रज्जब, उसके अलावा गरीबदास और उसके अलावा सुंदरदास। और जो सुंदरदास थे ना, ये कहते हैं कि नाथ पंथ के सबसे शिक्षित अगर कोई कवि थे तो वो सुंदरदास थे। ठीक है, और दादू दयाल को जो है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। ठीक है, और बस दैट्स इट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। ये ना कैमरा पता नहीं क्यों अटक के खड़ा हो जाता है मेरा, बहुत बार ऐसा हुआ है साथ। मध्वाचार्य के द्वारा है। ठीक है, मध्वाचार्य जो है इनके द्वारा क्या किया गया? ब्रह्म संप्रदाय की जो है वो स्थापना की गई। और इनका सिद्धांत क्या है? इनका सिद्धांत है द्वैतवाद। ठीक है, उसके अलावा विष्णु स्वामी जो है, इन्होंने संप्रदाय जो है वो शुरू किया था। एक सेकंड, निम्बार्काचार्य का जो सिद्धांत है वो है द्वैतवाद। विष्णु स्वामी का है विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, और हित हरिवंश का संप्रदाय जो है वो क्या था? हित हरिवंश का संप्रदाय था हरिदासी संप्रदाय, यही था। हाँ, और निम्बार्काचार्य का संप्रदाय कौन सा था? सनकादिक संप्रदाय था। ठीक है, और विष्णु स्वामी का संप्रदाय था रुद्र। और हित हरिवंश का संप्रदाय जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, हरिदासी संप्रदाय था। और मध्वाचार्य का संप्रदाय जो क्या था? ब्रह्म संप्रदाय था। ठीक है, और इनका एक अन्य नाम और माना जाता है मध्वाचार्य का, आनंद तीर्थ। ठीक है, आनंद तीर्थ। That's it. आगे देखिए, का करहु करम बैकुंठ हो जाए, जहाँ नहीं नंद जान यशोदा, नहीं जहाँ गोपी गवाला गाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जो है वो किसकी है? ये आई थिंक परमानंद दास के नीचे, हाँ परमानंद दास की है पंक्तियां ये। ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये, अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, दैट्स इट। अगला देखिए, निम्नलिखित से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के रचनाकार है नूर शेख नबी। ऑप्शन 4 है। ठीक है, शेख नबी माने जाते हैं। कौन है इनके रचनाकार? शेख नबी। ठीक है, ज्ञानदीप का वो क्या है? प्रकाशन वर्ष क्या है? 1619। ठीक है, उसके अलावा उस्मान की रचना है चित्रावली, प्रकाशन वर्ष है 1613। कासिम शाह की रचना है हंस जाहिर, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1731। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, प्रकाशन वर्ष है 1744। ठीक है, आगे देखिए, गगन होता नहीं
मही हुती हुते चंद नहीं सूझ, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद। यह दोहा जायसी की किस काव्य कृति का है? तो यह है आखिरी कलाम का। इसके अंदर कयामत का वर्णन किया गया। ठीक है, दैट्स इट। और इनका जायसी का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है जिस पर फिल्म भी बनी है, पद्मावत। ठीक है, 57 खंडों का महाकाव्य है ये। 57 खंडों का महाकाव्य। उसके बाद देखिए, कमल दल नैनी की अनुमानी, बिसरत नाही सकी, मोमन ते मंद मंद मुस्कानी। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इनके काव्य पंक्ति के रचनाकार है रहीम दास। कौन है? रहीम दास। ठीक है, रहीम दास माने जाते हैं काव्य पंक्ति के रचनाकार। रहीम दास का जन्म हुआ था 1556 के अंदर। ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा रहीम दास जो थे वो क्या थे? अकबर के दरबारी कवि। अकबर के दरबारी कवि। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक तो है बरवे नायिका भेद, नायिका भेद। इसके अलावा है नगर शोभा, और उसके अलावा है ठेठ कोटुकम। ठेठ कोटुकम। ठीक है, दैट्स इट। आगे देखिए, गोरख जगाए जो भक्ति वालों की काव्य पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की। कबीरदास और गोरखनाथ दोनों की नहीं है, तुलसीदास की है। उत्तरकांड के अंदर जो है ये बात इन्होंने बोली। तुलसीदास जो थे ना, उनको वो गोरखनाथ को अप्रिशिएट भी करते थे और पसंद भी नहीं करते थे, दोनों चीज। ठीक है, और दैट्स इट। आगे देखिए, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? तो ये किसके संबंध में कहा है इन्होंने? जायसी के संबंध में। कबीरदास के संबंध में नहीं कहा, जायसी के संबंध में। और जायसी के गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन भी किया था भारत के अंदर। ठीक है, इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तन भी इन्होंने कहा था। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहिद्दीन मोइनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनका सबसे प्रमुख ग्रंथ अभी हमने जिक्र किया, पद्मावत था। ठीक है, 57 खंडों का था और 927 जो है वो हिजरी थी इसके अंदर। दैट्स इट। अगला देखते हैं। हीन भय जल मीन अधीन, कहा कतीमो अकुलानी समानय, नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश हवे काय त्यागत प्राणे। नीर स्नेही में कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर है सबंग पद सलेश जो है वो अलंकार है। ये सबंग पद सलेश अलंकार जो है इसमें क्या है? जहाँ शब्द के टुकड़े से अनेक अर्थ प्राप्त हो, वहां सबंग पद। जैसे नीर स्नेही, इससे अनेक प्राप्त हो जाते हैं। नीर पानी, स्नेह स्नेह का पानी, और नीर स्नेह आंखों से निकला हुआ स्नेह का पानी, इस प्रकार से। ठीक है, अभंग पद श्लेष जो होते हैं इसके अंदर शब्द के बिना टुकड़े किए हुए अनेक अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कनक वाला जो था, ठीक है, कनक कनक थे, कनक का कोई टुकड़ा करने की जरूरत नहीं, लेकिन कनक से धतूरा भी मिल रहा है, कनक से जो है वो सोने का भी पता लग रहा है, इस प्रकार से। ठीक है, और उसके अलावा सेकंड, बस दैट्स इट। ठीक है, अगला देखिए, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन जो है वो किया है? तो इन्होंने किया है सर्वांग विवेचन। इसका क्या है? सर्वांग विवेचन। ठीक है, उसके अलावा इनके कुछ ग्रंथ हैं जो इसके अंदर बता रखे हैं, पर वो मेरे हिसाब से कंटेंट वाली क्लास में ठीक रहेंगे, पर थोड़े से बता देती हूँ। रस सारांश 1742 के अंदर इनका लिखा गया। उसके अलावा छंदार्णव पिंगल, छंदार्णव पिंगल 1742 में ही। और उसके अलावा श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय 1750 के अंदर। दैट्स इट। ठीक है, अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के अंदर लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। ठीक है, दैट्स इट। और कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे मेंशन कर दूं क्या? देखो, बिहारी की भाषा को शक्कर की रोटी कहा है। क्या कहा है? शक्कर की
रोटी किसने कहा? पदम सिंह शर्मा ने। नोट कर लेना भाई, पदम सिंह शर्मा ने। ठीक है। और उसके अलावा बिहारी सतसई रसिकों का घर है। बिहारी सतसई को रसिकों का घर कहा है। किसने? वन एंड ओनली एचपीडी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। बिहारी को भारत का थॉमसन कहा गया। किसके द्वारा? ग्रियर्सन के द्वारा। क्या? हाँ, भारत का थॉमसन कहा गया ग्रियर्सन के द्वारा। ग्रियर्सन ने ना बहुत योगदान दिया, बहुत योगदान दिया इसने भारत के साहित्य में, बहुत योगदान दिया। लेकिन जब भारत की राजभाषा हिंदी बनाने की बात आई ना, तब पता नहीं इस बंदे को क्या हो गया, तब पता नहीं इनको क्या हुआ है। और उसके अलावा बिहारी को हिंदी का चौथा रत्न कहा गया। अन्य तीन रत्न कौन से थे? दो तो थे, सूरदास और तुलसीदास, इसके अलावा एक रत्न और था। कौन सा था वो बताइए? तो बिहारी को चौथा रत्न किसने कहा? लाला भगवान देव। ठीक है। आगे देखिए, जहां कलह है तहां सुख नहीं, कलह सुखन को मूल सूल, सबय कलह इक राज में, राज कलह को। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्तवृत्ति का वर्णन किया है? तो ये कहा किया है नागरीदास ने। ठीक है, नागरीदास ने किया है। ग्रंथ है इनके जैसे मनोरथ लीला, मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली और भोर लीला। आगे देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार के गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये है महावीर प्रसाद, एक सेकंड, हाँ, ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का है। और ये कहीं कहाँ है इन्होंने? हिंदी साहित्य के इतिहास के द फेमस ग्रंथ। आज मैं बच्चन सिंह का पढ़ रही थी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और जब मैंने वो पढ़ा, मेरा मन उठ गया रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। इतनी जबरदस्त लैंग्वेज का प्रयोग उन्होंने कर रखा है। और सबसे इनकी खास बात पता है बच्चन सिंह की? मैंने आज फर्स्ट टाइम बच्चन सिंह को पढ़ा है। जो मैंने उनको पढ़ा है ना, मैं 2.5-3 घंटे से पढ़ रही थी, मेरे को कुछ होश ही नहीं है। मम्मा का मेरे पास कॉल आता है, तब मेरे को होश आता है कि 7 बज गए, हम घर चलना चाहिए। उससे पहले मैं उस किताब को इतनी गहराई से पढ़ रही थी। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ भी इतिहास ग्रंथ भी इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है, सच में। और बच्चन सिंह का ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ रही थी आज मैं, जो जबरदस्त उन्होंने मतलब फ्लुएंटली लिख रखा है, और जिस हिसाब से ऐसा लगा सामने बैठ के बता रहे हैं। इतनी जबरदस्त लैंग्वेज का प्रयोग उन्होंने कर रखा है, और बहुत ही साधारण तरीके से, किसी टाइप का कोई भी कॉम्प्लेक्स उन्होंने नहीं डाल रखा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हुआ चीजों को, बहुत साधारण प्यार से चलती हुई लैंग्वेज का प्रयोग किया हुआ है। हम पढ़ेंगे बच्चन सिंह को। ठीक है, आगे। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेखक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस लेख के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये लेख 1913 के अंदर सरस्वती के अंदर छपा, सरस्वती पत्रिका के अंदर, जिसके संपादक भी महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। ठीक है, बस दैट्स इट। अगला देखिए, सुधी मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहनो अंत खिली, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की। ठीक है, महादेवी वर्मा के सांदे गीत से ली गई है। ये किससे ली गई है? सांदे गीत से। 1963 है ना इसका? नहीं, सॉरी, उल्टा देख लिया मैंने, 1936। सांदे गीत 1936 के अंदर लिखी गई। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 के अंदर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1800 शायद 89 के अंदर ही हुआ था, ऐसे कुछ था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 के अंदर शायद हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान का मेरे को भी याद नहीं। देहाती दुनिया के लेखक जो है वो कौन है? तो देहाती दुनिया के लेखक, हाँ, इसके अलावा महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये याद रखना। सबसे पीड़ा भरी गीत जिन्होंने लिखे हैं, समझ आया नहीं भी किसके लिए लिखे लिखे? आधुनिक युग की मीरा, और हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर की वीणा पाए। आगे देखिए, देहाती दुनिया के जो है वो लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, प्रेमचंद युग के थे ये। और देहाती दुनिया 1926 के अंदर प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और उसके अलावा एक सेकंड रुकिए, हाँ, और ये जो देहाती दुनिया है ना, ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। और जो शिव पूजन साय जो है वो क्या है? प्रेमचंद युग के कवि।
प्रेमचंद युग के कवि। ठीक है, दैट्स इट। अगला देखिए, यदि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था, न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक जरूर पहुंची थी। उपयुक्त पंक्तियां किस उपन्यास के लिए? मैलांचल से मिलेगी। हाँ, ये मैलांचल से है। 1954 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। लिखा किसके द्वारा गया है? ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा काल कथा जो है वो किसका है? कामतानाथ का। काल कथा कामतानाथ का है। पीढ़ियां अमृतलाल नागर की है। और इन्हीं हथियारों से ये ग्रंथ है अमरकांत का। ग्रंथ क्या है? सॉरी, उपन्यास। इनमें से कौन सा विचारक जो है वो मार्क्सवादी है? कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? जॉर्ज लुकाच। लुकाच ऐसा ही कुछ। ठीक है, जॉर्ज लुकाच जो है वो है मार्क्सवादी विचारधाराओं के अंदर। एक तो जॉर्ज लुकाच आते हैं, इसके अलावा कौन आते हैं? क्रिस्टोफर आते हैं, क्रिस्टोफर। और उसके अलावा फॉक्स, रोल्फ फॉक्स। ठीक है, उसके अलावा बस दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा जोक दरिंदा जो है, जोक सॉरी दरिंदा नहीं जोक देरिदा। जोक देरिदा जो है वो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक है। कौन है? उत्तर आधुनिकतावादी। पता नहीं कैसे निकल गया, उत्तर आधुनिकतावादी है। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था विखंडनवाद का। ठीक है, दैट्स इट। आगे देखिए, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चिड़ों पर चांदनी जो है वो आधारित है। किस पर आधारित है भाई? निर्मल वर्मा का चिड़ों पर चांदनी जो है वो यूरोप प्रवास पर आधारित। ठीक है, और बस दैट्स इट। अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। लिखी किसके द्वारा गई थी? ओम प्रकाश सॉरी, हीरा डोम के द्वारा। हीरा डोम के द्वारा लिखी गई थी ये, और ये सरस्वती पत्रिका के अंदर छपी थी। पहली कविता माना जाता है इसको। 1914 के अंदर छपी थी हीरो डोम के द्वारा। और लिखी किसमें गई थी? ये भोजपुरी के अंदर लिखी गई। ठीक है, दैट्स इट। अगला, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीव से है? तो उपन्यास का संबंध है लाल पसीना। है किसके द्वारा लिखा गया है? अभिमन्यु अनंत, जो क्या है? मॉरिशस के हिंदी लेखक है। ठीक है, मॉरिशस में रहते हैं और हिंदी लेखक माना जाता है इनको। और लाल पसीना 1977 के अंदर प्रकाशित हुआ। ठीक है, उसके अलावा वे दिन, ये है निर्मल वर्मा का। ठीक है, लेकिन दरवाजा जो है वो है पंकज बिष्ट का। ठीक है, और निर्वासन जो है वो है अखिलेश का। किसका है? अखिलेश का। दैट्स इट। आगे देखिए, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र रचना है अनामिका की। ठीक है, बस दैट्स इट। आगे देखिए, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? लास्य रूपक का अंधेर नगरी को कहा होगा, नहीं सॉरी भारत दुर्दशा को कहा था, अंधेर नगरी को। भारत दुर्दशा को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है। 1876 में ये प्रकाशित हुआ था। 6 अंक थे इसके अंदर। ठीक है, और इसके ऊपर प्रबोध चंद्रोदय नाम का एक नाटक है, उसका प्रभाव माना जाता है। प्रबोध चंद्रोदय नाटक माना जाता है। और उसके अलावा इसको एक दुखांत नाटक कहा था। कहा किसने था दुखांत नाटक? ये लक्ष्मी सागर वासने। किसने कहा था? लक्ष्मी सागर वासने। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो ये स्वदेश दीप का नाटक कोर्ट मार्शल है। स्वदेश दीपक। ठीक है, प्रगतिशील चेतनाकार है ये, और इन्होंने कोर्ट मार्शल के अंदर कहा था। 1991 के अंदर ये जो है वो लिखा गया था। ठीक है, उसके अलावा जलता हुआ रथ जो है ये है 1998 में प्रकाशित हुआ था। और सबसे उदास कविता जो है ये 1998 के अंदर ही ये प्रकाशित हुई थी। और बस दैट्स इट। ठीक है, और नाटक बाल भगवान जो है ना, ये भी इसी का है, इन्हीं का है, स्वदेश दीपक का। 1989 के अंदर ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये सारे इन्हीं के हैं, स्वदेश दीपक के। लेकिन जातिवाद की समस्या कोर्ट मार्शल के अंदर उठाई गई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक गोलपेनी या दी फोक्स का हिंदी रूपांतरण है?
तो ये है लोमड़वेश। किसका है? रामेश्वर प्रेम का। कब लिखा गया ये? 1900 कब प्रकाशित हुआ? 1980 के अंदर। ठीक है, ये भी राजा नंगा जो है ये भी रामेश्वर प्रेस का रामेश्वर प्रेम का ही है। और हाँ दैट्स इट। उसके अलावा कैंप और शस्त्र संस्थान जो है, कैंप और शस्त्र संतान जो है ये भी इनके रामेश्वर प्रेम के। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? तो ये उठाया गया है सूखी डाली के अंदर। ठीक है, लिखा किसके द्वारा गया है ये? ये एकांकियां हैं सारी, ये है किसकी? उपेंद्रनाथ अशोक की है। किसकी है? उपेंद्रनाथ अशोक की है सारी की सारी। ठीक है, आगे देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1817 1817 है बायोग्राफिया लिटरेरिया। लिखा किसके द्वारा गया है? सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा। कोलरिज के द्वारा लिखा गया 1817 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, डॉक्टर जॉनसन की कृति जो है वो कौन सी है? तो रैम्बलर जो डॉक्टर जॉनसन की कृति है। ठीक है, साइंस एंड पोट्री किसकी है? रिचर्ड्स की, आइए रिचर्ड्स की। ठीक है, एस्थेटिक है क्रोचे की, और इल्यूजन एंड रियलिटी जो है वो किसकी है? कोडवेल की। दैट्स इट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो वो है रोलाबाद। ठीक है, किसके हैं ये? संरचनावादी विचारधारा के करते हैं, संरचनावादी। ठीक है, आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्री जॉन प्रो रैमसन और को जाता है। आगे चलिए, उनमें से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? ये ध्यान रखना है, आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। तो ये है कि रस अपने आकार में भिन्न रूप से आस्वादित किया जा सकता है, ये विश्वनाथ का नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक जो है वो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। लिखा किसके द्वारा गया है? आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया। आनंद वर्धन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य के इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। ये कथन जो है वो किसका है? तो ये है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। ठीक है, अगला देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम जो है वो कौन सा है? सेकंड, हाँ, जयचंद प्रकाश, मृगावती, मधुमालती और हंस जवाहिर। जयचंद प्रकाश लिखा कब गया? 1168 के अंदर, 1168 के अंदर लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ये भटकेदार के द्वारा। क्या? हाँ, भटकेदार के द्वारा लिखा गया। ठीक है, मृगावती जो है वो लिखी गई कुतुबन के द्वारा। अचंपम चित्र ज्ञान है ये। ठीक है, लिखी कब गई? 1501 के अंदर। मधुमालती कब लिखी गई? 1545 के अंदर। किसकी है? मंझन की। ठीक है, हंस जवाहिर लिखा गया 1731 के अंदर। लिखा किसके द्वारा गया? कासिम शाह के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, ये भाई पेन परेशान कर रहा है बहुत। आगे देखिए, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है चंद बरदाई, जगनीक, खुसरो और श्रीधर पाठक है। तो चंद बरदाई जो है इनका जन्म हुआ 12वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, जगनीक का हुआ 13वीं शताब्दी के अंदर, खुसरो का हुआ 1253 के अंदर, श्रीधर का जन्म हुआ 14वीं शताब्दी के अंदर। नर्मल छंद जो है इनके द्वारा लिखा गया। आगे देखिए, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है बिहारी, चिंतामणि, मतीराम और घनानंद। बिहारी का जन्म हुआ 1595 के अंदर, चिंतामणि का जन्म हुआ 1609 के अंदर, मतीराम का जन्म हुआ 1617 के अंदर, और घनानंद का जन्म हुआ 1689 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। रचना काल की दृष्टि से पूछा, जन्म के अनुसार नहीं पूछा है। तो ठीक है, सबसे पहले आएंगे गोविंद स्वामी, फिर आएंगे आलम, फिर आएंगे भुवनेश्वर, फिर आएंगे वेताल। ठीक है, गोविंद स्वामी का जो रचना काल था वो था 1543। आलम का था 1572 के आसपास,
गुमान मिश्र का था 1743 के आसपास और वेताल का था 1782 के आसपास। अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो उन्होंने किया परमानंद दास, चतुर्भुज दास, श्री स्वामी गोविंद ये सब के किसके थे? विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, विठलनाथ के शिष्य थे ये, और ये अष्टचाप के कवि थे। अष्टचाप के चार कवि थे ना, उनके। अगला देखिए, रचना काल के दृष्टि से विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? वो है ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। ठीक है, ढलती रात जो है वो 1951 के अंदर इन्होंने प्रकाशित करवाया, स्वप्नमयी प्रकाशित करवाया गया 1957 के अंदर, कोई तो करवाया गया 1980 के अंदर, और अर्धनारीश्वर करवाया गया 1992 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम जो है वो क्या है? सेकेंड, हाँ, तो है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी और नरेंद्र कोहली। ठीक है, विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ 1912 के अंदर, धर्मवीर भारती का जन्म हुआ 1926 के अंदर, मन्नू भंडारी का जन्म हुआ 1931 के अंदर, और नरेंद्र कोहली का जन्म हुआ 1940 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, पता नहीं अटक क्यों जाता है बीच में। आगे देखिए, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम है नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन और बुध और समुद्र। नूतन ब्रह्मचारी 1886 के अंदर लिखा गया, इसके द्वारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अधकिला फूल अनिरुद्ध के द्वारा लिखा गया, कब? 1907 के अंदर। सेवा सदन प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया 1918 के अंदर, और बूंद और समुद्र लिखा गया नागर के द्वारा, क्या? हाँ, नागर के द्वारा 1956 के अंदर, 1956। अगला देखिए, कहानी संग्रहों के सही अनुक्रम है, तो सबसे पहले आएगा ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान और सतह से उठता है। ये तेरे प्रतिरूप किसके द्वारा लिखा गया? अज्ञे के द्वारा। कब? 1961 के अंदर। ठीक है, भूख के 3 दिन यशपाल के द्वारा लिखा गया, कब? 1968 के अंदर। ठीक है, धनी व्यक्ति 1971 में लिखा गया मुक्ति बोध के द्वारा, और सतह से उठता आदमी लिखा गया अमरकांत के द्वारा, कब? 1997। ठीक है, अगला देख, जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो वो है प्रेमपथिक, झरना, आंसू और लहर। ठीक है, प्रेमपथिक 1913, झरना 1918, आंसू 1925 और लहर 1933। ठीक है, आगे देखिए, काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है, तो वो है युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन और सत्यकाम। युगांत 1936, सारे ग्रंथ है किसके? पंत के। ठीक है, युगांत 1936, स्वर्णधूलि 1947, लोकायतन 1964 और सत्यकाम 1975। ठीक है, अगला, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। तो मध्यकालीन बोध स्वरूप लिखा गया HPD के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। कब लिखा गया? 1970 के अंदर। हिंदी साहित्य संवेदना का इतिहास जो है वो लिखा गया गणपति चंद्र रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा। मैं वैज्ञानिक इतिहास में नाम से जोड़ी थी, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा 1986 के अंदर। बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया 1996 के अंदर। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है वो लिखा गया 2003 के अंदर, इसके द्वारा सुमन राजे के द्वारा। ठीक है, अगला, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है त्रिशंकु, आलापसर, भूकाव्य और विश्वंस। त्रिशंकु जो है वो किसका है? ब्रजमोहन
शाह का, कब लिखा गया? 1973। आला अफसर लिखा गया मुद्रा राक्षस के द्वारा, 1979 अंदर। भूख आग है, ये लिखा गया कृष्ण बलदेव वैद्य के द्वारा 1998 के अंदर। और विश्वंस जो है वो राजेश जैन के द्वारा लिखा गया, प्रकाशित कब हुआ? 1999 के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रिवलेशन। एस्थेटिक किसके द्वारा लिखा गया? क्रोचे के द्वारा, 1902 के अंदर। द सेक्रेड वुड लिखा गया इलियट के द्वारा, कब? 1920 के अंदर, 1920 के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा गया रिचर्ड्स के द्वारा, कब लिखा गया? 1929 के अंदर। रिवलेशन लिखा गया लिविस के द्वारा, 1936 के अंदर। ठीक है, 1936 बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहित्य। आगे देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है कालिदास की निरंकुशता, रस मीमांसा, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। कालिदास की निरंकुशता जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखा गई, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया 1912 के अंदर। ठीक है, रस मीमांसा लिखा गया शुक्ल के द्वारा 1949 में। शुद्ध कविता की खोज जो है वो लिखा गया दिनकर के द्वारा, कब? 1956 के अंदर। ठीक है, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण लिखा गया रामविलास शर्मा के द्वारा, कब? 1977 के अंदर। ठीक है, 1956। अगला देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो द्वैताद्वैतवाद आएगा निम्बार्काचार्य, बी का 3 देखो भाई 2 है, बी का 3। विशिष्टाद्वैतवाद आएगा रामानुजाचार्य क्या? सेकंड बीच में जो आए हैं ना, बीच में जो क्वेश्चन छूटे हैं 56 से 66 10 क्वेश्चन, वो कोड वाले थे, तो वो अभी नहीं आते हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें टाइम वेस्ट करना जो है वो सही नहीं रहेगा। ठीक है, एक सेकंड, द्वैताद्वैतवाद आएगा वल्लभाचार्य ना, सॉरी 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 सॉरी, मध्वाचार्य। ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद जो है वो, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, एक सेकंड, गिव मी सेकंड, एक सेकंड, मेरे को ना ये इरेज करना है, तो आप एक मिनट रुको। द्वैताद्वैतवाद जो है वो निम्बार्काचार्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य के द्वारा लिखा गया। द्वैतवाद जो है वो लिखा गया मध्वाचार्य के द्वारा, और सॉरी संप्रदाय स्थापित किया गया मध्वाचार्य के द्वारा। और शुद्धाद्वैतवाद जो है वो, शुद्धाद्वैतवाद जो है वो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य के द्वारा जो है स्थापित किया गया। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी या 2। अगला देखिए, निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। इसके अंदर सबसे पहले राग गोविंद जो है वो तो है मीराबाई का। ठीक है, और द्वादश यश जो है वो चतुर्भुज दास का है। नंददास का जो है वो अनेकार्थ मंजरी है, और श्री भट्ट का जो है वो युगल शतक है। यानी ए का 4 है और बी का 3 है, ए का 4 बी का 3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला हित तरंगिणी आलम का है ना? नहीं, कृपाराम का। हित तरंगिणी कृपाराम का है। सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास का है। माधवानंद कामगंधला जो है वो आलम का है, और विज्ञान गीता जो है वो केशव दास का है। ठीक है, ए का 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अर्ध कथानक जो है वो नारसीदास जैन की है। काव्य कल्पद्रुम जो है वो सेनापति का है। अलग शतक जो है वो मुबारक का है, और 12 मासा जो है वो शुगर का है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा एक 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला देखते हैं, राठौड़ारी ख्यात दयालदास के, हाँ,
राठौड़ा लिखा दयालदास का है। विराट पुराण गोरखनाथ का है और उत्तर पुराण पुष्पदंत का है और जिंदत सूरी का है उपदेश रसायन दास। 5 4 5 4 ये ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। हाँ, वैश्य सोनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब देशी धन हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का। ये डिट्टो का डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2025 वाले में, लेकिन ये पूछा गया कि कौन से उससे लिया गया है, टाइटल से लिया गया है, बस इतना वो कर दिया है। किसका भाई दबे मैथिली शरण गुप्त का है, भारत भारती से लिया गया है, भारत भारती 1912। ठीक है। तुम भूल गए हो पुरुषोत्तमों में कुछ सत्ता है, नारी की समरसता है संबंध मनी अधिकार और अधिकारी की। महादेवी कमायनी से है ये, जयशंकर प्रसाद का, कमायनी 1935। अगला, प्रथम रश्मि का आना रंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ एक बाल विंगनी पाया तूने ये गा। ये है सुमित्रानंद पंत का, है किससे ये, प्रथम रश्मि से। अगले, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हिते बनिए मिटने का अधिकार। ये महादेवी वर्मा का ही, और है किससे ये, अधिकार से, अधिकार। आगे देखिए, साहित्य का समाज, साहित्य का समाज शास्त्र किसका है, नगेंद्र का। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा का। और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान केदारनाथ सिंह का है, और अद्यतन जो है वो किसका है, इंद्रनाथ मदान का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 5 नंबर 2, बी और सी ऑलमोस्ट मिलते हैं। अगला देखिए, छप्पर, छप्पर है जयप्रकाश, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, हाँ जयप्रकाश करदम की है, 1994 के अंदर लिखी गई। ठीक है। शिकंजे का दर्द जो है वो 2012 के अंदर लिखी गई है, किसका ये, सुशीला टोकभोरे की। और अपने अपने पिंजरे, एक सेकंड रुको, ए का 4 और बी का, ए का 5 और बी का 4, इलिमिनेशन किया करो। एक अगर ऑप्शन दिख रहा है कि एक ही है और वही सही है, एक का भी पता है, तुरंत लगा दो, टाइम वेस्ट करो ही मत। ठीक है। अपने अपने मंजरे जो है वो, पिंजरे जो है वो मोहनदास नैमिषराय की है, 1900, 2 भाग थे इसके, 2 भाग जो है वो लिखे गए 1995 के अंदर और 2000 के अंदर। ठीक है। झोपड़ी से राजभवन जो है वो 2002 के अंदर लिखा गया, प्रकाशित हुआ किसके द्वारा, माधव प्रसाद के द्वारा। अगला देखिए, अटक, बहुत अटकता है भाई। आगे देखिए, कोशिका घटवार शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई, डीका 2, 2 में दिया हुआ डीका 2। तो उसके बाद देखिए, सपाट चेहरे वाला आदमी, हाँ यारों की याद जो है वो कृष्णा सोपती की है, तो ए का 3 याद है। ठीक है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, और सपाट चेहरे वाला आदमी गुरनाथ सिंह के क्या, नहीं, गिव मी सेकंड गाइस, डी का 2 है, हाँ सपाट चेहरे वाला आदमी गुरनाथ सिंह, राइट। आगे देखिए, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, ये है आषाढ़ का एक दिन से, किसके द्वारा बोला गया है ये बोला गया है मलिका के द्वारा, मलिका के द्वारा ही बोला गया ना ये। हाँ, आषाढ़ का एक दिन जो है वो लिखा कब प्रकाशित हुआ, 1958 में, है किसका, मोहन राकेश का। ठीक है। उसके बाद देखिए, अधिकार सुर्ख कितना मादक और सारहीन है, स्कंद गुप्त से है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा प्रकाशित, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, स्कंद गुप्त 1928 ना, ये 1928। हाँ। उसके बाद देखिए, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुमला जाते हैं, ये चंद्रगुप्त के द्वारा है 1931 में, ये भी प्रसाद का ही नाटक है। और उसके अलावा, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका आकर्षण से गौतम बुद्ध, लहरों के राजहंस से लिया गया है, लहरों के राजहंस किसके द्वारा, मोहन राकेश के द्वारा ही लिखा गया है 1963 में। ठीक है। अगला, लेट्स इट, शायद यहाँ से क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। वाओ नाइस, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, और अगली क्लास जो है उसके अंदर मैं जब भी वैवाहिक सीरीज के अगली क्लास लेके आऊंगी
वो हमारी कंटेंट वाली क्लास के बाद ही ये अपलोड होगी। 2017 के जो है हम पीवाईक्यू करेंगे, जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि 2016 के जो है सोल्ड पीवाईक्यूज मेरे को नहीं मिले हैं। दैट्स वाई मैं मैस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि चीजें बहुत हार्ड जाएगी, सारी चीजों को सेट नहीं कर पाऊंगी, बहुत टाइम लग जाएगा उसके अंदर। इतने तक वीडियो ना आएगी तो फिर वैसे ही डेस्परेशन बढ़ जाएगी, मेरी भी और आपकी भी। गले में दर्द होना शुरू हो गया है, तो ज्यादा लंबा आप बात को नहीं बढ़ाते हैं। अगली पीवाई की सीरीज के अंदर हम 2017 का जून का जो है वो प्रिपरेशन करेंगे, और इसके अंदर कुछ कवरी है कि इसके अंदर कोई 4 क्वेश्चन नहीं है, 2 ही शिफ्ट की, सॉरी माफ कीजिए, 2 ही पेपर हुए थे। जून का एक ही शिफ्ट थी, जून का एक था और दिसंबर का एक था। 2 ही क्वेश्चन पेपर इसके होंगे, वो दोनों 2017 के करने के बाद हम 2018 के करेंगे अच्छे तरीके से। पीवाईक्यू जो है वो मैंने करवा दिए हैं। तो किसी को अगर कोई सजेशन मुझे देना हो, या किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी पर्सनल सजेशन देना हो, तो मुझे मेल कर सकते हो आप। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, कोई भी अपडेट जो है वो वीडियो से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम वगैरह से रिलेटेड है वो मैं डालती रहूंगी। कोई भी फीडबैक आपको देना हो, क्लास के मिस्टेक्स वगैरह बतानी हो, पर्सनल सजेशन देना हो तो मेल कर देना, और कोई भी फीडबैक देना हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर फीडबैक भी दे सकते हैं। क्लासेस वगैरह के बारे में भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं खत्म। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना टाइम देने के लिए। क्लास आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, कल ये अपलोड हो जाएगी, कोशिश करूंगी अभी अपलोड करने की, ठीक है। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।